हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि आपके एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन दे रखे और एक्सरसाइज लास्ट में जो दे रखे, दोनों क्वेश्चंस आज अपन करेंगे। चैप्टर 5 अपना इस चैनल के अंदर मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख के आना। तो चलते फर्स्ट क्वेश्चन पर। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ? तो अपन को पता है रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सेल को डिस्कवर करा था। और एक बात और मैं आपको पहले से बता देती हूँ, ये जो पीडीएफ के हैं इसके अंदर आप स्क्रीनशॉट्स आप ले लेना आंसर अगर आपको पढ़ने हैं तो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर समझाऊंगी। बिकॉज आंसर को अपन को इसमें जैसा लिखा वैसा का वैसा अपन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर अपन को समझ में आ गया तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वही हमेशा बढ़िया होता है। बिकॉज लॉन्ग आंसर्स है तो ये सब आप ऐसे थोड़ी ना याद रख सकते हो, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट समझना है और उसको लिख के आना है, ठीक है ना। तो फिर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ मतलब क्वेश्चन के आंसर आपको समझाऊंगी, हिंदी में आपको समझाऊंगी, जिससे आपको आंसर लिखने में बहुत आसानी रहेगी। और अगर आपको भी कोई वर्ड्स इंग्लिश में डालना कुछ समझना हो तो ये आप आंसर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, ठीक है। तो पहले पढ़ लिया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर डिस्कवर करा था, ठीक है। 1665 के अंदर डिस्कवर करा था, 1665 के अंदर डिस्कवर करा था। और उन्होंने कैसे डिस्कवर करा था? कॉर्क के ऊपर। कॉर्क यानी कि जो बड़े बड़े नीम के जो पेड़ होते हैं, है ना, बड़े जो नीम के पेड़ होते हैं उनका जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है वो बहुत टफ सेल्स होते हैं, उनको कॉर्क बोलते हैं। तो उनके ऊपर उन्होंने सेल्फ डिज़ाइंड एक क्या लिया था, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप लिया था। उसको रख के जब जूम करके देखा तो उनको कैसे दिखे? कंपार्टमेंट्स दिखे। उनको कैसे दिखे? कंपार्टमेंट्स। ऐसे होते हैं ना घर जैसे, उनको एक एक ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखे। हनी कॉम जैसे होता है, मैंने आपको उस वीडियो में इमेज डाल के बताई थी, ऐसे एक एक कंपार्टमेंट दिखे, रूम जैसे दिखे। तो लैटिन में जो एक जो ऐसे रूम जैसा इनको दिखा ना, लैटिन में रूम को सेल ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने एक रूम को सेल नाम दे दिया लैटिन के हिसाब से। दैट्स ऑल, आंसर खत्म। वाई इज़ द सेल्स कॉल्ड सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? तो ऑब्वियस ही बात है, सेल क्या कर सकता है? इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। मेन रीज़न यही है कि सेल फंक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है, बिकॉज वो क्या इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। उसको सर्वाइव करने के लिए और किसी की जरूरत नहीं, बिकॉज उसी सेल के अंदर सारे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, लाइजोसोम्स डाइजेस्ट करने के लिए, और बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना, वो प्रोटीन और लिपिड्स बना के देने के लिए। तो सबके लिए अपना अपना फंक्शन है। ये सारे बेसिक फंक्शन मिल के सेल को इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करा लेते हैं, ठीक है। उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। और फिर आप इस आंसर के अंदर थोड़ा सा सेल ऑर्गेनल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकते हो कि सेल ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट है, वही सारे बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और वही बेसिक फंक्शन मिल के एक सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं, बिकॉज वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? डिस्कस। तो आपको है ना क्या, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, आपको उसका आंसर क्या होना चाहिए सब पता होना चाहिए। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो आपको ये आसानी रहेगी, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड आसपास का आंसर लिख के आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर लिख के नहीं आता है। तो ऐसा नहीं करने का, क्वेश्चन जो पूछा पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख के आने का। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन आउट ऑफ द सेल? तो इसके अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि CO2 और O2 किसके अलॉन्ग मूव करती है, ठीक है ना, किसके अलॉन्ग बाहर और अंदर आती जाती है, तो आप आंसर लिख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है और सबको आने जाने देता है वगैरह वगैरह, उसके बारे में लिख सकते हो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ठीक है ना, किसके अलॉन्ग जाता है ये नहीं पूछा, कैसे जाता है पूछा। तो उसमें क्या आंसर आएगा? डिफ्यूजन आएगा, है ना। बिकॉज CO2 और O2 दोनों गैस है, तो ऑब्वियस बात है इसके अंदर डिफ्यूजन वर्ड ही आएगा। ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर का हायर से लोअर, लेकिन उसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत नेसेसरी होता है। तो CO2 और वाटर कैसे मतलब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों, बिकॉज CO2 एंड वाटर दोनों पूछ लिया ना, तो इसके अंदर दोनों आपको बताना पड़ेगा। डिफ्यूजन की CO2 की अगर बात करते हैं तो कैसे होता है, सेल अपना लिविंग है ना, सेल जो लिविंग सेल है उसकी बात करते हैं, तो वो फूड डाइजेस्ट करेगा। जब वो फूड डाइजेस्ट करता है ना, तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि वो जो रिएक्शन होके फूड डाइजेस्ट करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर जब कन्वर्ट होता है, बाय प्रोडक्ट यानी कि जो अपन को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो जब सेल जब लिविंग है तो वो कितने सारे फूड को डाइजेस्ट करना पड़ेगा उसको, तब जाके ना वो लिविंग रह सकता है, उसको एनर्जी तब जाके मिलेगी। तो CO2 बार बार मतलब प्रोड्यूस होता रहेगा। तो सेल के अंदर CO2 का अमाउंट, ठीक है, ये सेल है मेरा, इसके अंदर CO2 का अमाउंट क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा।
जब सेल के अंदर CO2 का इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में यहाँ पर CO2 का अमाउंट लो है तो हायर और लोअर कंसंट्रेशन बन गई, तो आराम से क्या होगा, मतलब CO2 बाहर निकल जाएंगे, CO2 यहाँ से यहाँ बाहर निकल जाएंगे बिकॉज डिफ्यूजन का हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन बन गया। नेक्स्ट है इस तरह से CO2 अपने बाहर चला जाता है। बस ये बताना है आपको कैसे जाता है। सेल डाइजेस्ट करता है तो यहाँ पर CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है और हायर से लोअर कंसंट्रेशन का फॉर्मेशन होता है बिकॉज इन्वायरमेंट के अंदर इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। सेल लिविंग होने के कारण, फूड को डाइजेस्ट करने के कारण इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन बन गया, इसीलिए डिफ्यूजन हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? बिकॉज वो सिलेक्शन करता है, नाम से पता पड़ जाएगा आपको कि वो सारे जो मटेरियल्स होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स को ना अंदर बाहर जाने नहीं देता है, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को जाने देता है, किसी को नहीं जाने देता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, और किसी किसी को जाने देता है, तो इसीलिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बीच का जो डिफरेंस होता है, इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दे रखा है, ये पूरा आंसर ये रहा, ठीक है। तो पूरा आंसर नहीं है ये, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने साइज़ वाइज सब बता रखी है, तो साइज़ इतना मैटर नहीं करता, आपको लिखने की जरूरत नहीं। मेन आपको डिफरेंस क्या याद होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है, इस वाले सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड, सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये वाला मेन डिफरेंस अगर आपको याद रहेगा ना, तो आप सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिख सकते हो। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड न्यूक्लियस के बारे में भी आप लिख सकते हो, बिकॉज वो भी एक ऑर्गेनल ही तो है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अच्छा खासा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको मैंने बताया था कि ये मेरा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये एक गुच्छा बना के एक जगह पे बढ़ जाता है, ठीक है। और इस जगह को क्या बोला जाता है? इस जगह को बोला जाता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, ठीक है। इस जगह को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पर ये गुच्छा बना के बैठ जाते हैं जिस जगह पे जेनेटिक मटेरियल गुच्छा बना के, बिकॉज इनके पास में एक न्यूक्लियस नहीं है ना, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस नहीं जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को अच्छे से रखा जाए, ऐसा कोई जगह ही नहीं है इनके पास में। तो ये साइटोप्लाज्म के किसी भी जगह में गुच्छा बना के बैठ जाता है और उस रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। एंड इसके अंदर क्रोमोसोम, आपको मैंने बताया था कि क्रोमोसोम और डीएनए के अंदर फ़र्क क्या है। डीएनए जब एक नॉर्मल सेल जो होता है, जब वो मतलब सारे अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, अभी ये क्या कर रहा है? ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। ग्रो नहीं कर रहा है मतलब ये डिवाइड होकर दो में डिवाइड नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है। इस केस के अंदर इसके अंदर डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है? ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, हमेशा ऐसे डीएनए प्रेजेंट होता है। तो फिर जो अभी इसके न्यूक्लियस के अंदर होगा, यूकैरियोटिक है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर होगा, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल वही होगा तो फिर गुच्छों के अंदर, ठीक है ना, गुच्छे के अंदर ऐसे न्यूक्लियस के अंदर नहीं, कोई सा भी एक न्यूक्लियोइड नामक रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होगा डीएनए। लेकिन क्रोमोसोम कब बनेगा? जब ये सेल डिवाइड करना शुरू करे, जब ये सेल डिवाइड करना शुरू करे तब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। क्रोमोसोम होता क्या? डीएनए कंडेंस होकर एक शेप ले लेता है, इस प्रकार का एक शेप ले लेता है, इसी को बोला जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी डीएनए प्रेजेंट होता है वो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बहुत सारे क्रोमोसोम का इसके अंदर फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पे बता रखा है क्रोमोसोम सिंगल होता है, इसके अंदर एक से ज़्यादा होता है, एंड वही वापस से लिख रखा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट प्रेजेंट। तो मेन आपको डिफरेंस ये पता होना चाहिए, लास्ट वाला मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसके अंदर एब्सेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है, एंड न्यूक्लियर रीजन भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। बिकॉज क्या है, जब डिफरेंस ऐसा है, क्वेश्चन पूछ ले 2 मार्क्स का दे दो तो आप सिर्फ एक लाइन तो लिख के नहीं आ सकते ना, 2-3 पॉइंट्स लिखना ही पड़ता है। तो इसीलिए आप इसके अंदर ये लिखना है, न्यूक्लियस वाला पॉइंट इसके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छा होता है, इसके अंदर कोई से भी सेल की जगह के अंदर गुच्छा बना के बैठ जाता है, जिसको न्यूक्लियर रीजन बोलते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम सिंगल होता है, इसके अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। कैन यू नेम 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? जिनके पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। अपन ने पढ़ा था 2 होशियर ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये तो बहुत सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? मतलब ये क्या कह रहा है कि जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, एक सेल है मेरा, इस सेल के अंदर, ये सेल है मेरा, इस सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वो सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या कर गए? डिस्ट्रॉय हो गए,
इनका सेल का ऑर्गेनाइजेशन यानी कि न्यूक्लियस इतना बड़ा इसके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, उसके पास में गोल्जी अपार्टस प्रेजेंट है। ये जो भी इनका सिस्टम है, माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रेजेंट है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रेजेंट है। डायग्राम तो क्या डायग्राम बन रहा है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, मतलब सेल ऑर्गेनल्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए, क्या होगा, ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं, लाइजोसोम्स, ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है ये अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो सेल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल एक फंक्शनल यूनिट बना क्यों है। वो सेल फंक्शनल यूनिट बनने का कारण ही तो ये सेल ऑर्गेनल्स ही तो है। जब तक ये सेल ऑर्गेनल्स नहीं है तब तक वो सेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कैसे करेगा, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो डाई कर जाएगा ना, डाई कर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जब इसके अंदर प्रेजेंट सारे फंक्शन को परफॉर्म करने वाले लोग ही इसके अंदर नहीं है तो ये कैसे जिंदा रहेगा, इट विल डाई सून, ये जल्दी से मर जाता है, बिकॉज सेल ऑर्गेनल से एब्सेंट है। सेल ऑर्गेनल उसको सेल ऑर्गेनल ही वो है जो उसको जिंदा रखते हैं, ठीक है, वो लिविंग रहने के कारण ही सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंस है, बार बार क्वेश्चन अपन से पूछ लेते हैं 2 मार्क्स के अंदर या फिर कभी कभार लॉन्ग आंसर्स के अंदर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझना। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं आपको थोड़े अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बता रखा है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। ये कैसे दिखते हैं अपन को, प्लांट सेल्स ऐसे दिखते हैं बिकॉज सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है, तो ये ऐसे दिखते हैं और ये ऐसे दिखते हैं। और एनिमल सेल अपन को सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है, इनका लास्ट आउटर मोस्ट कवरिंग क्या सेल मेम्ब्रेन होती है, फ्लेक्सिबल होता है, तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर प्लास्टिड, मैंने पहले भी आपको बताया प्लास्टिड जब मैं समझा रही थी, पी से याद रखना, इसके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड के अंदर ही 2 डिवीजन होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड होते हैं एंड ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस या फिर वाइट कलर के होते हैं। इसके अंदर प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। एक बात बताती हूँ, देखो प्लास्टिड्स के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो उसको हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एनिमल सेल कोई फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या, नहीं करते हैं एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस, एनिमल सेल कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करते, कुछ एक्सेप्शन है उनको छोड़ दो, एनिमल सेल कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो इनके पास में प्लास्टिड होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर प्लास्टिड एब्सेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है। ये वाला मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इसके अंदर वेक्यूल्स का जो साइज़ होता है वो बहुत बिग साइज़ का होता है। वेक्यूल्स का साइज़ कैसा होता है, इसके अंदर बहुत बिग साइज़ का होता है, जबकि इसके अंदर वेक्यूल का साइज़ कैसा होता है, छोटा सा वेक्यूल होता है, ठीक है। इसके अंदर वेक्यूल का, इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर तो क्या होता है मालूम है, कभी कभार 50 से 90%, यानी कि 90% मतलब कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। सेल का वॉल्यूम का ऑलमोस्ट सारा जगह वेक्यूल ही ले जाता है, इतना बड़ा इसके पास में वेक्यूल होता है, जबकि इसके अंदर वेक्यूल छोटा होता है। ये सेंट्रोल आप चाहो तो पढ़ो वरना छोड़ दो, इसको स्किप कर सकते हो। दे आर यूजुअली रेगुलर इन शेप, इसका कारण भी कौन है, सेल वॉल है, बिकॉज वो रिजिड है तो वो रेगुलर रहेगा ना, वो टफ रहेगा, लेकिन ये इरेगुलर होता है बिकॉज ये इनके पास में फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये इरेगुलर है, कैसे भी मुड़ सकते, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज इनके पास में कड़कनाथ कौन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ये रिजिड रहेंगे, इनका शेप कैसा रहेगा, रेगुलर रहेगा, जबकि इनका इरेगुलर होता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर रिजर्व फूड स्टार्च के फॉर्म में होता है, जबकि इसके अंदर रिजर्व फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल्स के अंदर फूड जो होता है उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, इसके अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ये वेक्यूल के साइज़ के बारे में नहीं बताया, ओवरऑल प्लांट के सेल के साइज़ के बारे में बताया, दे आर लार्जर इन साइज, दे आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज, ठीक है। एंड नेक्स्ट है लाइजोसोम्स जो होते हैं इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि लाइजोसोम्स इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा ये वाला पॉइंट क्या अपन को बता रहा है कि इसके अंदर गोल्जी बॉडी जो प्रेजेंट होती है वो स्कैटर्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मोस्ट ऑफ द केस के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन निकला हो तो उसके पास में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर गोल्जी बॉडी टुकड़े टुकड़ों में इधर उधर प्रेजेंट होती है। जबकि एनिमल सेल की बात करते हैं तो वो न्यूक्लियस से अटैच रहती है, न्यूक्लियस से अटैच रहेगी गोल्जी बॉडी, ठीक है। किससे अटैच रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज सीधा गोल्जी बॉडी है ना, न्यूक्लियस से अटैच नहीं रह सकता है। न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन ही ट्यूब लाइक और शीट्स के फॉर्म में एक्सटेंशन ही क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना। तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपार्टस पास में रहता है, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो लिपिड्स प्रोटीन बनता है उसका पैकेजिंग करना जरूरी होता है, तो पैकेजिंग करने का काम गोल्जी अपार्टस का होता है।
वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स? ये मैंने आपको लाइजोसोम पढ़ाते वक्त भी समझाया था, वापस बता देती हूँ। इनको सुसाइड बैग्स, ये क्या कारनामा करते हैं कि इनको सुसाइड बैग्स नाम प्रोवाइड कर दिया गया? तो ये क्या करते हैं, इनके पास में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, इन लाइजोसोम्स के पास में क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है, जो किसी भी फूड को, किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को क्षण भर में मतलब पूरा सपाट कर डालेंगे। तो जब है ना सेल के अंदर डैमेज हो जाता है, जब सेल डैमेज हो जाता है, ऐसा डैमेज हो गया कि उसको रिपेयर नहीं कर सकते, जब ऐसा डैमेज हो जाता है तब लाइजोसोम क्या करते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं। जैसे बर्स्ट करेंगे तो इसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो सब सेल के अंदर मतलब आ जाएंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जैसे उसका मेम्ब्रेन फटेगा तो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के अंदर आ जाएंगे और ये डाइजेस्टिव एंजाइम सबको खा के फिनिश कर डालेंगे, मतलब खुद ही के सेल को मार डालते हैं। जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट है उसी सेल को ये मार देते हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है सुसाइड करा देते हैं सेल का, सुसाइड बैग्स। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसिस्ड इनसाइड द सेल? तो मैंने आपको पहले बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में, हमेशा इसको याद रखना। पूरे सेल के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन किधर होता है? पूरे सेल के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। एंड पूरे सेल के अंदर राइबोसोम का फॉर्मेशन किधर होता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन पूरे सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन किधर होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन राइबोसोम के अंदर होता है। राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं, ठीक है, ये बात भी याद रखना, पूछ सकते हैं। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पहले भी अपन ने पढ़ लिया, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन? अरे भाई जब मतलब इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट सेल के अंदर जो कंटेंट है, ठीक है, सेल के अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट को इन्वायरमेंट से अलग कैसे कर रहे हैं? सेल के अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट को इन्वायरमेंट से अपन अलग कैसे कर रहे हैं? अलग ही अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कर रहे हैं। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने हट गया तो इन्वायरमेंट और सेल के बीच में फ़र्क क्या रहेगा? ये मेरा सेल है, ये बाहर है, इनसे अपन ने इन्वायरमेंट से इसे अलग कैसे किया? बिकॉज ये सेल मेम्ब्रेन से तो अपन ने अलग कर रखा है। जब ये सेल मेम्ब्रेन ही ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसके अंदर जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है वो सब बाहर निकल जाएंगे, वो सब इन्वायरमेंट में आ जाएंगे, तो सेल ही नहीं बचेगा ना। तो वही यहाँ पे लिखा है, देयर विल बी नो डिफरेंस, सेल के बीच में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, दोनों एक हो जाएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही बन जाएगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेलेक्टिवली परमेबल होता है, जो किसी को आने देता है, किसी को नहीं जाने देता है। जब वही नहीं बचा तो सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट है ऑर्गेनल सब के सब बाहर निकल जाएंगे, टाटा बाय बाय बोल के। देयर विल बी इफेक्ट ऑन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, बिकॉज डिफ्यूजन होता क्यों है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण ही होता है ना, उसी के अंदर तो पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके जरिए वो डिफ्यूजन होता है हायर से लोअर कंसनट्रेशन के अंदर, ठीक है, तो वो भी नहीं बचा। अब ऐसा होता है, मैं आपको इमेज बना के बताती हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप समझ लेना, ठीक है, जिसके अंदर बीच बीच में पोर्स है, और यहाँ पर मेरे पास में हायर कंसनट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है, कोई सा भी मॉलिक्यूल समझ लो, CO2 समझ लो सेल के अंदर, एंड यहाँ पर 1-2 कम प्रेजेंट है, तो ये जो इसके अंदर जगह है ना, यहाँ से ये सब बाहर निकलता है। जब ये ही नहीं रहा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहा तो डिफ्यूजन कैसा होगा? डिफ्यूजन तो देखो सेमीपरमेबल बिना भी हो सकता है, लेकिन जब ये सेल ही नहीं बचा, जब सेल मेम्ब्रेन हट गया तो सेल कैसे बचेगा? सेल ही नहीं बचेगा, ये भी तो एनवायरनमेंट के साथ जगह मिल जाएगा। द सेल विल ऑल्सो लूज इट्स शेप, सेल शेप को भी लूज़ कर जाएगा, बिकॉज इसको एक पर्टिकुलर शेप भी प्रोवाइड कौन कर रहा था? वही कर रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड जब सारे सेल ऑर्गेनल सेल में से बाहर निकल के, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, तो सेल ही किस काम का? सेल कहाँ है, बचा कहाँ है? सेल में डाई, इवन में डाई कहाँ, वो मर ही जाएगा। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी अपार्टस? अगर गोल्जी अपार्टस नहीं है तो क्या होगा? आपको पहले गोल्जी अपार्टस का फंक्शन पता होना चाहिए, उसका ऑपोजिट लिख दोगे तो आंसर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। गोल्जी अपार्टस पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन काम करते हैं, तो अगर गोल्जी अपार्टस नहीं होगा तो कोई पैकेजिंग और कोई मॉडिफिकेशन का काम नहीं होगा। एंड एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने गोल्जी अपार्टस जब मैं समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सिंपल मॉडिफिकेशन के नाम पर, ठीक है, मॉडिफिकेशन के नाम पे कभी कभार ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है, जो अच्छा है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं हो सकता बिकॉज गोल्जी अपार्टस ही नहीं है। तुम केस ही ऐसा बता रहे हो कि जब गोल्जी अपार्टस है ही नहीं तो क्या होगा? तो वो ये फॉर्मेशन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स शुगर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्लस मैंने लाइसोसोम्स के बारे में आपको बताया था कि लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता कहाँ से है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी अपार्टस से होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके अंदर 2 होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 2 होते हैं, RER एंड SER, है ना। RER क्या करता है?
प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। एंड मैंने आपको बताया था ये जो प्रोटीन होते हैं इनमें से कुछ प्रोटीन और इसमें ये SAR जो होता है लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। कुछ प्रोटीन और लिपिड्स कैसा एक्ट करते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, एंजाइम्स के जैसे फंक्शन करते हैं। अब और मैंने आपको ये भी बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो गोल्जी अपार्टस से, मतलब गोल्जी अपार्टस जो होता है हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही प्रेजेंट होता है। तो वो पास में रहता क्यों है? वो पास में इसलिए रहता है बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बन के बाहर निकलते हैं ना, उसको गोल्जी अपार्टस मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब मैं यहाँ पर इस केस के अंदर RER की बात कर रही हूँ। ठीक है, RER जो प्रोटीन को बना के दे रहा है वो गोल्जी अपार्टस के अंदर एंटर करा और वहाँ पर उसका कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, उसको पैकेजिंग हुआ एंड उसके अंदर वो जो प्रोटीन थे वो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहे थे। कुछ प्रोटीन, वो वाले प्रोटीन की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, एंड वो पैकेजिंग करके बाहर किस फॉर्म में बाहर निकल गए? गोल्जी अपार्टस से लाइसोसोम्स के फॉर्म में बाहर निकल गए। समझ गए आप? वापस समझाते हो अगर कंफ्यूज हो गए हो तो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। ये इनमें से सारे के सारे जो प्रोटीन होते हैं ना वो एक एंजाइम की तरह बिहेव नहीं करते हैं। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम्स की तरह फंक्शन करते हैं। वो वाले प्रोटीन जब गोल्जी अपार्टस के अंदर एंटर करेंगे तब उनका जो पैकेजिंग होगा और मॉडिफिकेशन होगा और बाहर जो प्रोडक्ट निकलेगी वो क्या होगी? अपने लाइसोसोम्स प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि लाइसोसोम, गोल्जी अपार्टस ही लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो फिर जब गोल्जी अपार्टस ना रहा तो लाइसोसोम्स भी ना रहा। जब लाइसोसोम ना रहा तो लाइसोसोम क्या फंक्शन करता है? अपन को पता है वो सुसाइड बैग्स तो होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम है जो खाना मतलब पचाने का काम करते हैं। उसके साथ मैंने आपको एक और बात बताई थी, वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इसीलिए मैंने बताया था बिकॉज उसके अंदर जो वर्न आउट ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि जो बूढ़े हो गए, जो अब काम नहीं कर सकते, अपना फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उन ऑर्गेनल्स को ये फिनिश कर देते हैं। ठीक है, मतलब उन ऑर्गेनल्स के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उनको सबको डाइजेस्ट करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर इसीलिए अपन को लाइसोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब गोल्जी अपार्टस ना रहा तो लाइसोसोम भी ना रहा, लाइसोसोम ना रहा तो सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो वहीं पर मर के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे। वो ऑर्गेनल्स बर्न आउट हो गए, वो फंक्शन ही नहीं कर रहा तो उनको हटाना जरूरी है ना। तो इससे सेल का डेथ भी हो सकता है। बिकॉज ऐसा होता है ना, कोई अगर अपने भी है ना बॉडी के अंदर कोई ऐसा जगह है जहाँ पर कोई इन्फेक्शन है वगैरह तो उसको फटाफट हटा देना चाहिए वरना वो फैल जाता है। वैसे यहाँ पर भी वो सेल का डेथ को कॉज कर देगा अगर अपन ने बर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को फिनिश नहीं किया है तो। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? बहुत सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज वही पूरे सेल के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। किस फॉर्म के अंदर? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP के फॉर्म में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड? तो ये क्या है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। कहाँ पर सिंथेसिस? देखो, राइबोसोम्स और RER के अंदर कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सेल के अंदर कौन और कहाँ पर फ़र्क होता है, ठीक है ना, कौन सिंथेसिस करता है प्रोटीन को, तो उसका आंसर क्या होगा? राइबोसोम होगा। कौन अगर प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो उसका आंसर होगा राइबोसोम। लेकिन अगर पूछ रहा है कहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो आंसर क्या लिख के आओगे? RER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स का पूछ लो तो बहुत सिंपल है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER के अंदर होता है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है तो उसका आंसर राइबोसोम, एंड प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है तो RER। ठीक है, ये बात समझ लेना। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? तो ये मैंने पहले अमीबा के बारे में जब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझाया था तब मैंने ये आपको बताया था। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बेस्ड है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ़र्क क्या है? सेल वॉल रिजिड होती है जबकि ये फ्लेक्सिबल होती है। तो जब सेल वॉल फ्लेक्सिबल होने के कारण वो कैसे भी मूव कर सकती है। ठीक है, सेल वॉल फ्लेक्सिबल होने के कारण कैसे भी मूव कर सकती है। तो आई एम सॉरी सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होने के कारण वो कैसे भी मूव कर सकती है ना। तो ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन जब अमीबा को पता पड़ता है, अमीबा को क्या पता पड़ा कि यहाँ पर एक फूड ऑर्गेन मतलब फूड प्रेजेंट है, तो इसके चारों तरफ ये ऐसे फॉल्स लेग्स बनाता है। बिकॉज ये क्यों ऐसे बन पा रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन के कारण नहीं बन रहा है। ये क्यों ऐसे बन पा रहा है? सेल मेम्ब्रेन के कारण बन रहा है। और ये फॉल्स लेग को सूडोपोडिया बोलते हैं। अब यहाँ पर आ गया फूड जो है अपना, ठीक है, फूड सब्सटेंस जो है उसके चारों तरफ ऐसे फॉल्स लेग बनाता है, फिर ये दोनों मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ये दोनों मिल जाएंगे एंड इसके अंदर फूड अपने पास में एंटर कर जाएगा। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है, फूड का जो इनगल्फ करता है, अमीबा जो फूड को इनगल्फ करता है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एंडोसाइटोसिस।
या फिर सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं अमीबा अक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और ये प्रोसेस होता क्यों है, इसका मेन बेसिक कौन है, सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल होती है। ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस बहुत सिंपल होती है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफ्यूजन के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना हो तो भी डिफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है। और ये वाला 9th वाला जो क्वेश्चन है आपका बुक में दे रखा है, इस वहाँ पे ना एक बार घर में एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, आप खुद करोगे ना आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और रिजल्ट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना मेरे को कि आपको कैसा लगा। बहुत आसान है, पोटैटो सबके घर में मिल जाती है। पोटैटो को लेना, 2 टुकड़ों में काटना एंड उसके अंदर स्पून से पूरा वो साफ़ कर देना। एक पोटैटो उसके अंदर बॉइल्ड होना चाहिए, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट करके बताना, और इससे अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसको छोड़ के अगर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन को छोड़ के, मेरे पास गाइड भी है, एवरग्रीन की गाइड है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अंदर भी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब आपने चैप्टर तो समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन जब आप समझते हो ना, क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो आपको एक आइडिया लगता है क्वेश्चन बनाते कैसे ऐसे है, ठीक है। जैसे कुछ एक क्वेश्चन मैंने अभी देखा था कि पूरे अपने सेल के अंदर स्टोरेज का काम कौन करता है, तो वैक्यूल करता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो उन क्वेश्चंस का अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं पीडीएफ बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको देख के आप समझना, तो एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।